देखो बेटा, तो आज हम लोग जो आपका चैप्टर रिवाइज करेंगे, दिस इज ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है बेटा, मैंने पढ़ाई में ध्यान लगा रहा नहीं सर, सच्ची में नहीं है, मैंने देखा था इसके आपने नोट्स दिए। सो देखो, सबसे पहला जो टॉपिक आज बड़े जल्दी से बैठा, सबसे पहला जो टॉपिक आता है हमारे पास, इट इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ। कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हम लोग किस तरीके से डिफाइन करेंगे, इसे कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, सो देखो भाई, इसको हम लोग दो अलग अलग केसेस में लेके चलेंगे बेटा। सो सबसे पहले अगर हम लोगों ने बात करी हमारे केस 1 में, तो केस 1 में हम ये कहेंगे कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, दिस मैग्नेटिक फील्ड विल बी स्टेशनरी। जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसे रहेगी, स्टेशनरी रहेगी। एंड जो हमारी कॉइल रहेगी, दैट कॉइल विल बी इन मोशन। और जो कॉइल है उसे हम कैसे रखेंगे, मोशन में रखेंगे। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या हुआ हमारे पास, देखो भाई, सपोज ये रही हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, ये नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसकी डायरेक्शन हो जाएगी नॉर्थ से साउथ। हम लोगों ने एक कॉइल रखी इस तरीके से, so the coil is PQRS। अब जैसे ही हम लोग अपनी इस कॉइल को यहां पर रोटेट करना शुरू कर देते, ठीक है, तो जैसे ही ये कॉइल इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करना शुरू करेगी, तो इसके अंदर EMF, दैट्स बेसिकली हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, एंड कॉन्सिक्वेंटली द करंट विल गेट इंड्यूस्ड। ठीक है, सो या तो सिचुएशन ये रहे कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे है, रेस्ट पर, और जो कॉइल है वो मोशन में हो। ठीक है, और अदरवाइज इसी का जो सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास, इसी का केस नंबर सेकंड। सो केस नंबर सेकंड में रिवर्स कर दो पूरा का पूरा। अब हमारे पास जो कॉइल होगी बेटा, दैट कॉइल विल बी स्टेशनरी, एंड जो मैग्नेटिक फील्ड है, दैट विल बी ड्यू टू अ बार मैग्नेट, दैट मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन मोशन। ठीक है, तो इसमें किस तरीके से हुआ ये देखो कि भाई, ये हम लोगों ने कंसीडर करी एक कॉइल, और ये हमने कनेक्ट कर रखा है यहां पर हमारा एक गैल्वेनोमीटर जो कि करंट की प्रेजेंस बताएगा, और हम लोगों ने इस पर्टिकुलर कॉइल के अंदर अपनी ये एक बार मैग्नेट को मूव करना शुरू कराया। तो अब जो बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट की अपनी क्या होगी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड रहेगी ऐसे नॉर्थ से साउथ, और अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ। जल्दी से बैठ बेटा। ठीक, तो बाहर की तरफ कैसे रहेगी, नॉर्थ से साउथ, और अंदर की तरफ कैसे रहेगी, साउथ से नॉर्थ। तो इस केस में भी हमारे पास कौन इंड्यूस होगा, EMF, दैट इज हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, एंड वही EMF, वही पोटेंशियल डिफरेंस जो है वहां पर फर्दर क्या बनाएगा, तो बहुत सिंपल सी सिचुएशन है। या तो हम कहें कि एक कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रही है, और या फिर हम लोग कहें कि एक मैग्नेट जो है वो कॉइल के अंदर मूव कर रही है। दोनों ही सिचुएशन में कौन इंड्यूस होगा, EMF, और वही EMF पोटेंशियल डिफरेंस क्या बनाएगा, करंट। एंड ये भी ध्यान रखना है दैट EMF and induced current will remains only for the time, only for the time for which
the magnet or the coil is in motion. ये ध्यान रहेगा सभी को. तो सिंपल सी चीज, बेसिक डेफिनेशन क्या बनती है कि या तो हम लोग मैग्नेट को कॉइल में मूव कराएं और या फिर कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराएं. तो दोनों ही सिचुएशन में हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा और वही पोटेंशियल डिफरेंस क्या बनाएगा, करंट, जो कि कब तक होगा, जब तक रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट कर रहा हो. अगर हमारा सिस्टम रेस्ट पर आ जाता है तो हमारे पास कोई ईएमएफ नहीं, हमारे पास कोई करंट भी नहीं होगा. सो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है ये समझ आ गया, पक्का. अगला पॉइंट हम लोगों को देखना है बेटा यहां पर, Faraday's laws. So the next point is Faraday's laws of electromagnetic induction. बेटा बातें नहीं, सिर्फ पढ़ाई में ध्यान लगाओ, ठीक है. सो Faraday's laws of electromagnetic induction के अंदर अगर हम बात करते हैं इसके पहले लॉ की, so it's simple. This is your full concept of EMI. अभी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बेसिक डेफिनेशन जो पढ़ा ना, वो पूरा का पूरा फैराडेज का फर्स्ट लॉ. सिंपल सी चीज है, रिपीट कर लेते हैं कि या तो मैग्नेट जो है वो कॉइल में मूव करे या फिर कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे. दोनों ही सिचुएशन में ईएमएफ इंड्यूस होगा और वही ईएमएफ करंट बनाएगा, जो कि कब तक रहेगा, जब तक या तो मैग्नेट मोशन में हो या फिर कॉइल मोशन में हो. क्लियर है. अब बात करते हैं इसके सेकंड लॉ की. अब एक चीज सोचो ध्यान से, इसको समझना बेटा. मान लो हम लोगों ने ये एक कॉइल बनाई, एक गैल्वेनोमीटर, ऐसी ही एक और आइडेंटिकल कॉइल, गैल्वेनोमीटर, अगेन आइडेंटिकल कॉइल और ये गैल्वेनोमीटर. से दिस इज हमारा केस नंबर 1. फिर ये हम देखेंगे हमारा केस नंबर 2 और ये हम लोगों ने देखा केस नंबर 3. ठीक. एंड व्हाट वी आर डूइंग कि पहले जो हमारी मैग्नेट थी वो यहां थी, फिर इसके बाद हमारी मैग्नेट जो है वो थोड़ा सा आगे मूव करी, फिर इसके बाद हमारी मैग्नेट जो है वो थोड़ा और आगे मूव करी. ठीक है भाई. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो कह क्या रहा है, वो यही तो कह रहा है द मैग्नेट इज मूविंग इनसाइड द कॉइल. यही तो चीज कह रहा है वो. तो अब हम ये देखते हैं कि अगर हमने अपनी बार मैग्नेट को उस कॉइल में मूव कराया, ये हमारी बार मैग्नेट, और इसको हम लोगों ने कहां पे मूव करा दिया, कॉइल. तो बेसिकली हो क्या रहा है वहां पे. ठीक. देखो भाई, ये जो मैग्नेट है इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड रहेगी इस तरीके से, नॉर्थ से, और अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ. ठीक है. अगर मैं अपने पहले केस के अंदर देखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे कॉइल के एरिया को क्रॉस कर रही है. हाँ है ना. ठीक है. अच्छा, सेकंड केस में हम लोगों ने क्या देखा कि हमारी मैग्नेट थोड़ा सा आगे आ गई, तो भाई उस मैग्नेट की फील्ड तो जैसी पहले थी अभी भी वैसी ही रहेगी. बाहर नॉर्थ से साउथ और अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ. बट नाउ व्हाट वी कैन सी, हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारी जो ये मैग्नेटिक फील्ड है नाउ क्रॉसिंग आउट मोर एरिया एज कंपेयर टू द प्रीवियस केस. पहले वाले केस से ज्यादा एरिया क्रॉस कर रही है. ठीक है. और अगले केस में अगर हम देखें, जब हमने मैग्नेट को थोड़ा सा और मूव कराया तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न तो वही रहेगा, सेम इसी तरीके से नॉर्थ से साउथ और अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ. बट नाउ इट इज क्रॉसिंग मच मोर एरिया एज कंपेयर टू द प्रीवियस टू केसेस. भाई अगर देखा जाए तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड
और इस मैग्नेटिक फील्ड ने पहले के कंपैरिजन में अगर आप देखो ध्यान से, तो अब इसने और ज्यादा एरिया को क्रॉस किया। तो हमने ये ऑब्जर्व करने को मिल रहा है यहाँ पे। एंड एट द सेम टाइम व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग कि जैसे जैसे मैग्नेट को आगे लेकर के जा रहे हैं तो हमारे गैल्वेनोमीटर के अंदर जो डिफ्लेक्शन है वो भी बढ़ रही है। ठीक है, सो हमने क्या देखा, व्हेन मैग्नेट इज moving inside the coil, then deflection in galvanometer increases। तो डिफ्लेक्शन जो है वो भी बढ़ गई। अब एक चीज सोचो, गैल्वेनोमीटर जो डिफ्लेक्शन दे रहा है वो किसकी प्रेजेंस बता रहा है, करंट की। इफ मोर डिफ्लेक्शन मींस मोर अमाउंट ऑफ करंट, और करंट बनेगा किससे, पोटेंशियल डिफरेंस से, ईएमएफ से। इसका मतलब जैसे जैसे हम मैग्नेट को और क्लोज लेकर के जा रहे हैं, ठीक है, तो और ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तभी तो करंट ज्यादा बनेगा, हाँ या ना। अब ये हमने कैसे कंक्लूड किया कि ज्यादा ईएमएफ, क्योंकि भाई डिफ्लेक्शन ज्यादा, करंट ज्यादा, तो करंट ज्यादा तभी हो सकता है जब ईएमएफ ज्यादा। अब इसका कारण क्या है, तो हमने देखा कि भाई जब मैग्नेटिक फील्ड एरिया को क्रॉस कर रही है तो धीरे धीरे करके ज्यादा एरिया क्रॉस होता जा रहा है, तो मतलब चेंज इन फ्लक्स भी क्या होगा, ज्यादा। तो इसका मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, जैसे यहां से यहां पर आए, फिर यहां से यहां पर आए, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इंक्रीजिंग। वो भी क्या कर रहा है, इंक्रीज। तो इसका मतलब जितना ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उतना ही ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, और जितना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा उतना ही ज्यादा। सो दिस इज द बेसिक कांसेप्ट ऑफ फैराडेज सेकंड लॉ। ये सेकंड लॉ का बेसिक कांसेप्ट है, समझ आई बात। सो फैराडे ने अपने सेकंड लॉ के अंदर हमें क्या कहा, उसने ये कहा सेकंड लॉ के अंदर हमारे पास कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा दिस विल ऑलवेज वेरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद अ नेगेटिव साइन, एक नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। और ये नेगेटिव साइन यहां क्या इंडिकेट करता है, सुनो सुनो ध्यान से सुनो, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल always oppose the cause which is producing it। ठीक, अब देखो हमने यहां पर समझा और हमने देखा कि जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो किसकी वजह से हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से। सो फैराडेज लॉ, सॉरी ये जो नेगेटिव साइन है इसने क्या कहा कि ईएमएफ जिसकी वजह से आया उसी को अपोज, किसकी वजह से आया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से, तो ये उसी को क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है। एंड दिस कांसेप्ट इज टर्म्ड एज व्हाट, इसी को क्या नाम दिया गया बेटा, लेंज़ेस लॉ। ये चीज क्लियर हुई। इसका मतलब जब हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो कुछ इस तरीके से कर देंगे, भाई प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के आया कांस्टेंट, सो माइनस ऑफ के डी फाई बी बाय dt, और एसआई सिस्टम में k की वैल्यू कितनी रखी गई, 1, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू माइनस डी फाई बी बाय dt। यहां तक कोई डाउट, पक्का क्लियर है। तो सिंपल सी चीज, अभी हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है, और उसके बाद हमारे पास फैराडेज के दोनों बेसिक लॉ आ गए। यहां तक हो जाएगा अच्छे से, श्योर है। देन अगला कंसेप्ट सीखो बेटा, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, दैट इज Faraday's Lenz's law. This is Lenz's law in accordance to conservation of mechanical एनर्जी। कि जो लेंज़ेस लॉ है वो बेसिकली किसको फॉलो करके चलेगा,
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को। किस तरीके से, आप इसे समझिए ध्यान से। भाई मान लो हम लोगों ने यहां पर ये एक कॉइल कंसीडर करें और ये लगा दिया हम लोगों ने एक गैल्वेनोमीटर, और ये रही हमारी एक बार मैग्नेट, और इस बार मैग्नेट को हम लोगों ने इस कॉइल के अंदर मूव करना शुरू कराया। जैसे ही हम अपनी मैग्नेट को इस कॉइल में मूव कराएंगे तो इस कॉइल के अंदर कौन इंड्यूस होगा, ईएमएफ। एंड इन अकॉर्डिंग टू द लेंज़ेस लॉ, ये जो ईएमएफ बना, जिसकी वजह से बना, उसी को क्या करेगा, अपोज। तो इसका मतलब ये इस मैग्नेट के मोशन को क्या करने लगेगा, रेजिस्ट करने लगेगा, अपोज करने लगेगा। ठीक है। सो इसका मतलब अगर हम लिखें यहां पर अकॉर्डिंग टू Faraday's second law, this EMF will be minus d phi b by dt, जिसमें कि ये नेगेटिव साइन जो है वो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करने लगता है, लेंज़ेस लॉ को। लेंज़ेस लॉ के हिसाब से देखें तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारे इस मैग्नेट के मोशन को क्या करेगा, अपोज। अगर मैग्नेट का मोशन अपोज हो रहा है तो कुछ देर बाद मैग्नेट रुक जाएगी, और हमने ये देखा था ना कि ईएमएफ और करंट सिर्फ कब तक बन रहा है, जब तक रिलेटिव मोशन है। अगर मैग्नेट रुक गई तो हमारा ईएमएफ भी कितना हो जाएगा, जीरो। आई बात समझ में नहीं। अगर हम चाहते हैं कि ईएमएफ जीरो ना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू परफॉर्म सम एक्सटर्नल वर्क ऑन द मैग्नेट। हमें उस मैग्नेट को मूव कराने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, फिर से वर्क करना पड़ेगा। अब समझना ध्यान से कि स्टेप क्या बने। नाउ हमने देखा ड्यू टू अपोजिशन ऑफर्ड बाय, भाई किसने अपोजिशन ऑफर करी, द इंड्यूस्ड ईएमएफ, रीजन दैट इज इन अकॉर्डेंस टू द लेंज़ेस लॉ। भाई अपोजिशन क्यों, क्योंकि लेंज़ेस लॉ में क्या कहा, भाई ईएमएफ जिसकी वजह से बना उसको अपोज करेगा। सो ड्यू टू अपोजिशन ऑफर्ड बाय इंड्यूस्ड ईएमएफ द मैग्नेट, the bar magnet will comes to rest। हमारी बार मैग्नेट जो है वो कैसे आ गई, रेस्ट पर। अगर बार मैग्नेट रेस्ट पर आ गई so this induced EMF will becomes zero, वो जीरो हो जाएगा। अगर हम इसे induced EMF को चाहते हैं कि जीरो ना हो, ये induced EMF बनता रहे, ठीक। so this means in order to sustain the non-zero EMF, in order to sustain the non-zero EMF हमें क्या करना पड़ा, हमें मैग्नेट को फिर से मूव कराना पड़ा, हमें मैग्नेट पे फिर से वर्क करना पड़ा। so we have to do work on the बार मैग्नेट। हमें उस बार मैग्नेट पे उसको मूव कराने के लिए फिर से क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। अब एक चीज सोचो, हम इस मैग्नेट को मूव कराने के लिए जो वर्क करेंगे वो इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के फेवर में होगा या अगेंस्ट होगा, बात समझ में आई। अगेंस्ट क्यों होगा, क्योंकि इस ईएमएफ ने मैग्नेट को रोक दिया था और हम उस मैग्नेट को फिर से मूव करा रहे हैं। इसका मतलब हम जो वर्क कर रहे हैं वो उस ईएमएफ के क्या हुआ, अगेंस्ट। कंसेप्ट समझ आया, ठीक। सो यहां से हमें पता लगा कि दिस वर्क, ये जो एक्सटर्नल वर्क हमने करा विल बी अगेंस्ट द इंड्यूस्ड ईएमएफ। वो उस इंड्यूस्ड ईएमएफ के भी कैसे रहेगा, अगेंस्ट रहेगा। क्लियर हुई बात अच्छे से। अब क्लास 11th याद करो, इफ वर्क डन इज पॉजिटिव दिस मींस द वर्क डन इज इन फेवर, इफ इट वर्क डन इज जीरो देयर इज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, एंड इफ वर्क डन इज नेगेटिव अगेंस्ट। अब हम वर्क डन कैसे कर रहे हैं, तो हमें एक नेगेटिव साइन और लगाना पड़ेगा। भाई ये नेगेटिव साइन तो इस बात का था कि ये ईएमएफ इस मैग्नेट के मोशन को अपोज कर रहा है और हमने इसमें फिर से वर्क करा, और हम जो वर्क कर रहे हैं वो इस ईएमएफ के अगेंस्ट, तो एक नेगेटिव और लगेगा।
सो इसका मतलब अब हमारी इक्वेशन फाइनली क्या होगी, E इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ नेगेटिव dy by dt। आई बात समझ में? सो दैट फाइनली हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू dy b by dt। आई बात समझ में? Yes, sir. मतलब अगर हम इन अकॉर्डेंस टू लेंज़ेस लॉ लिखते हैं तो हम ये लिखेंगे, बट अगर हम इस कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हैं कि लेंज़ेस लॉ ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो एक नेगेटिव और लगेगा एंड फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा Positive. तो ध्यान ये रखना है कि यहां जो ये रिजल्ट है इसे मैग्नीट्यूड लेके पॉजिटिव नहीं बनाया जाता, जैसे कि यूजुअली हम करते हैं ना कि कोई रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है उसे पॉजिटिव बनाना है तो हमने क्या करा, टेकिंग मैग्नीट्यूड। तो यहाँ कंसेप्ट ये नहीं है कि आपने उसे मैग्नीट्यूड लेके पॉजिटिव बनाया, यहाँ कंसेप्ट क्या है कि भाई अपोजिशन की वजह से मैग्नेट रुकी और हमने देखा कि अगर मैग्नेट रुकी तो वर्क डन सॉरी जो ईएमएफ है वो जीरो होगी। अगर हम चाहते हैं कि ईएमएफ जीरो ना हो, ईएमएफ बनता रहे, तो हमें मैग्नेट को फिर मूव कराना पड़ेगा और उसे मूव कराने के लिए हमें क्या करना पड़ा, और हमने जो वर्क करा वो कैसे हुआ, अगेंस्ट। तो ये दूसरा जो नेगेटिव है ये उस बात को सिग्निफाई कर रहा है। आया समझ? अब हमने क्या करा, वर्क, हमने जो वर्क करा उससे क्या बना, फिर से ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है, एक तरीके का पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या है, वर्क, एंड वर्क ऑलवेज स्टोर्ड एज एनर्जी। So that's why we say Lenz's law is in accordance to conservation of mechanical energy. कंसेप्ट समझ आया पूरा? ये कोई टॉपिक नहीं है, ये जस्ट एक छोटा सा कंसेप्ट है जो आगे जाके तुम्हारा इस्तेमाल हो जाएगा कहीं पे। कोई डाउट इसमें? No, sir. चले आगे? Yes, sir. नाउ अगला कंसेप्ट, अब बेटा बहुत ध्यान से सीखना है। द कंसेप्ट इज ऑल अबाउट सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा बेटा एल से, ठीक है? अब देखो किस तरीके से। सबसे पहले हम लोगों ने कंसीडर करी यहां पर एक कॉइल। पहले प्रोसेस समझते हैं ध्यान से बेटा। और ये लगाया हम लोगों ने एक सोर्स ऑफ एसी वोल्टेज, ठीक है? सो दिस इज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एसी। एक चीज और सीखो ध्यान से, अगर हम चाहते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस हो, ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स बदलना चाहिए। मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चाहते हैं बदले तो उसके लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड को बदलना पड़ेगा, और वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब हम जानते हैं कि करंट मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अगर करंट कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट होगी, और अगर करंट वेरिएबल है तो मैग्नेटिक फील्ड भी वेरिएबल। ठीक है? ओके, पहले वाले हिस्से पे चलते हैं। अगर हमने ले ली डीसी वोल्टेज, तो डीसी वोल्टेज हमें कैसा करंट देगी, स्टेडी करंट, कांस्टेंट। तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी कैसी बनाएगा, कांस्टेंट। Constant. फ्लक्स भी क्या होगा, कांस्टेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जीरो। तो ईएमएफ भी इंडक्शन, नहीं। तो हम डीसी वोल्टेज के साथ इंडक्शन नहीं करा सकते। ये चीज ध्यान रही। Yes, sir. इस वजह से जब कभी भी इंडक्शन को स्टडी करना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, AC वोल्टेज। अगर तुम्हें याद हो लास्ट क्लास हमने जब ट्रांसफार्मर पढ़ रहे थे तो वहां पे भी हमने इस बात का जिक्र किया था कि ट्रांसफार्मर जो है वो एसी वोल्टेज को बढ़ाएगा और घटाएगा, ये डीसी वोल्टेज के साथ काम नहीं करेगा। यही सेम रीजन वहां पे भी है आपका। क्लियर है सभी को? सो हमने लिया वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एसी वोल्टेज, और ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एसी वोल्टेज यहां एक वेरिएबल करंट को सेट करेगी। So the current is I. अब याद करो सोलेनॉइड, अगर हमारे पास एक कॉइल है उसमें हम करंट फ्लो करा रहे हैं तो उस अरेंजमेंट की अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनी, करते थे ना? Yes, sir. अब मैग्नेटिक फील्ड बनी कौन से करंट से, एसी करंट से, तो कैसी होगी, वेरिएबल। Variable. अब समझो ध्यान से, सपोज ये पॉजिटिव पोलैरिटी और ये Negative. भाई पॉजिटिव से यहाँ किसकी इंडक्शन, नेगेटिव। Negative. इलेक्ट्रोस्टैट्स का नेगेटिव जो है वो मैग्नेटिज्म का साउथ। इलेक्ट्रोस्टैट्स का नेगेटिव मैग्नेटिज्म का साउथ। कैसे भाई, नेगेटिव से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो कैसे होती है, इनवर्ड। मैग्नेटिज्म में इनवर्ड किसके लिए होती है, साउथ। ठीक है? तो इस तरीके से भाई ये पॉजिटिव, सो इंडक्शन किसका, नेगेटिव। तो यहाँ कौन सा पोल बनेगा, साउथ पोल। नेगेटिव, यहाँ इंडक्शन किसकी, पॉजिटिव। पॉजिटिव इलेक्ट्रोस्टैट्स, तो पॉजिटिव से क्या है फील्ड, आउटवर्ड। मैग्नेटिज्म में आउटवर्ड किसके लिए,
नॉर्थ। तो यहाँ कौन सा पोल लेना है हमने? नॉर्थ पोल लेना है। तो इसका मतलब हमारे इस अरेंजमेंट की अपनी खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। इस तरीके से बना देते हैं इसको। ठीक है, अब देखो ध्यान से भाई, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनी हमारे पास नॉर्थ से और अंदर की तरफ जो डायरेक्शन रहेगी वो रहेगी हमारे पास साउथ से नॉर्थ। ठीक, सो नाउ व्हाट वी कैन सी, हम कह सकते हैं कि ये जो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड हमारी कॉइल के एरिया को क्रॉस कर रही है या नहीं कर रही? Yes, sir. बिंदास कर रही है। ठीक, सो दिस वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड इज क्रॉसिंग द एरिया ऑफ कॉइल। और जब मैग्नेटिक फील्ड ने कॉइल के एरिया को क्रॉस करा तो वहां पर क्या होगा हमारे पास? वहां होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट इज d by d by dt। और जहां रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ वहां कौन इंड्यूस हो जाएगा? ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। सो दैट फिनोमिना इज नोन एज व्हाट? सेल्फ इंडक्शन। जिस कॉइल के अंदर वेरिएबल करंट फ्लो करा, ठीक है, उसी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो गया। भाई देखो, करंट इस कॉइल में फ्लो करा, ठीक है, और इंडक्शन भी इसी में हुई। सो दैट इज नोन एज व्हाट? सेल्फ इंडक्शन। अभी हम सिर्फ कांसेप्ट सीख रहे हैं, प्रॉपर डिफाइन अभी करेंगे यहां पर अच्छे से। सो एक कांसेप्ट समझ आया पहले, ठीक है, कि भाई हमने एसी करंट फ्लो कराया, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड बनी, उसने अपने ही एरिया को क्रॉस करा, जिसकी वजह से वही क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, और उसकी वजह से कौन इंड्यूस हो गया? सो मतलब दिस इज सेल्फ इंडक्शन। ये सेल्फ इंडक्शन है हमारे पास। कोई डाउट इसमें? अब अगर ध्यान से देखा जाए, जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, उतना ही ज्यादा ईएमएफ। तो इसका मतलब यहां जो फ्लक्स एसोसिएट करेगा वो इस करंट के साथ कैसे वेरी कर रहा है? डायरेक्टली। ठीक है, सो नाउ एक्सपेरिमेंटली हम लोग कह सकते हैं कि फ्लक्स इज वेरिंग प्रोपोर्शनल टू द करंट, एंड प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट लगाया जाता है L, एंड दिस L इज नोन एज द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। इसी को क्या नाम दिया गया बेटा? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, सो दैट L कैन बी रिटन एज phi by I। ये एक छोटा सा बेसिक फार्मूला ध्यान रखेंगे हम इसके लिए, याद रहेगा। और अगर बात करते हो बेटा इसकी यूनिट्स को लेकर के, तो इसकी जो यूनिट लिखी जाती है दैट इज हेनरी। जो ऐसा यूनिट है वो क्या लिखी जाती है हमेशा? सीजीएस याद रख लेना, इट इज एब हेनरी। ठीक है, सिर्फ ए बी लगा देना है, तो जो सीजीएस यूनिट है वो क्या रखेंगे? हेनरी। बेसिक पॉइंट समझ आया? पक्का? बट एक छोटी सी गड़बड़ होगी हमारे पास। अब ध्यान से, हमने इंडक्शन किसकी करी? ईएमएफ, पर इक्वेशन करंट की टर्म्स में है, इक्वेशन फ्लक्स की टर्म्स में है। तो हमें इक्वेशन को तैयार करना है किसकी टर्म्स में? इंड्यूस्ड ईएमएफ की टर्म्स में। अब यहां से मेन पॉइंट आएगा आपके पास, देखना बेटा। सो इक्वेशन ऑफ, बेटा यहां तक समझ आ गया अच्छे से? Yes, sir. So equation of self induction in terms of the induced EMF, हमें ये तैयार करना है, न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगा भाई, तो ध्यान से समझेंगे। सो भाई अकॉर्डिंग टू Faraday's second law of EMI, अगर फैराडेज के सेकंड लॉ के हिसाब से देखें तो हम इंड्यूस्ड ईएमएफ को कितना लिखेंगे? माइनस डी फाई बाय डी। इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास। ठीक, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, इसे फर्स्ट कर लेते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द जनरल इक्वेशन ऑफ
सेल्फ इंडक्शन। जो सेल्फ इंडक्शन की जनरल इक्वेशन कहती है वो कहती है कि फ्लक्स इज इक्वल टू लेट इट बी इक्वेशन नंबर सेकंड को उठा के फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर लो। सो यूजिंग दिस इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1, जैसे ही आपने इसे रिप्लेस किया तो आपको क्या मिला, E इक्वल्स माइनस डी बाई डी टी ऑफ एल, पर एल क्या था, कांस्टेंट, उसको बाहर कर लेंगे हम लोग। सो जैसे ही इसको हम लोगों ने बाहर करा हमारी इक्वेशन क्या तैयार हुई, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ एल एंड डी आई बाई डी टी। सो दिस एल विल बी माइनस E डिवाइडेड बाय डी आई बाई डी। सो ये इक्वेशन हो जाती है सेल्फ इंडक्शन की इन टर्म्स ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। यहां तक अब तो दिस पॉइंट कोई डाउट किसी को, पक्का क्लियर है? अब एक चीज देखो ध्यान से भाई, हमने कहा इंड्यूस्ड ईएमएफ विल ऑलवेज अपोज द कॉज व्हिच इज प्रोड्यूसिंग इट, कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है जिसकी वजह से वो बना उसी को क्या करेगा, अपोज। ये तो हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ, और अपोज करेगा उसके लिए नेगेटिव साइन। इस पूरे हिस्से को नेगेटिव ऑफ ई इज नोन एज द बैक ईएमएफ। इसी को क्या कहा जाता है, बैक ईएमएफ कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो अपने ही कॉज को क्या करने लगता है, अपोज। इस वजह से हम इसको क्या नाम देते हैं, बैक ईएमएफ। ये ध्यान रहेगा। दूसरी चीज बहुत ध्यान से सुनना, हमने कहा कि भाई हमने वेरिएबल करंट फ्लो कराया जिसकी वजह से एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड बनी, उसने अपने ही एरिया का, नहीं कॉइल के एरिया को क्रॉस करा जिसकी वजह से रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हो गया। अब यहां जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ठीक है, जिसकी वजह से वो इंड्यूस हुआ है उसको क्या करेगा, अपोज। वो किसकी वजह से इंड्यूस हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से। वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स किसकी वजह से हुआ, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। वो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से हुआ, वेरिएबल करंट की वजह से। इसका मतलब ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इस वेरिएबल करंट को क्या कर रहा होगा, अपोज कर रहा होगा। हाँ है ना? दैट्स नोन एज इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। इस वजह से सेल्फ इंडक्शन को फर्दर क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। का मतलब क्या है, स्टेट को रेजिस्ट करने वाली प्रॉपर्टी। इस ईएमएफ ने जिसकी वजह से ये बन रहा है, इस मेन अगर देखिए प्राइमरी सोर्स है तो इस वेरिएबल करंट की वजह से तो बना, ठीक है, इसने उसी को क्या कर दिया, तो इस वजह से हम सेल्फ इंडक्शन को फर्दर क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। इसको भी ध्यान रखना, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। तो एक तो वो बैक ईएमएफ वाला पॉइंट और एक ये इलेक्ट्रिकल इनर्शिया वाला। ये एमसीक्यू में था, बोर्ड्स में 12th वाले बच्चे, तो ध्यान रखना। क्लियर है सबको? ठीक। अब देखो आप लोगों ने इक्वेशन तैयार कर दी अपनी, L इज इक्वल टू माइनस ऑफ E एंड DI बाय dt। आप यहां से अपने तीनों टर्म्स डिफाइन करेंगे, सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्टेंस एंड द SI यूनिट 1 हेनरी। ये तीनों चीजें डिफाइन करनी है। सो कैसे होगा, समझो ध्यान से। सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं किसको डिफाइन करने के लिए, सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, अब किस तरीके से देखो बेटा भाई, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ सेल्फ इंडक्शन in terms of the induced EMF, ठीक है, in terms of induced EMF इक्वेशन क्या लिखी, अनंत लेजीनेस नहीं बेटू, L कितना माइनस E एंड DI बाय dt। आपको ये ध्यान रखना है, इंड्यूस्ड EMF और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट दोनों में से किसी को भी वन नहीं करोगे, किसी को भी यूनिटी नहीं करना, एज इट इज स्टैंडर्ड लेके चलना है। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि सेल्फ induction is the phenomena of induction of back EMF। ठीक है, कि भाई जो सेल्फ इंडक्शन है, ठीक है, सेल्फ इंडक्शन क्या है, इट इज द phenomena of induction of back EMF in a
कॉइल, वो भी कब? व्हेन करंट इज चेंजिंग इन द सेम कॉइल, कि जब उसी कॉइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हो रहा हो, ठीक है। सो सेल्फ इंडक्शन इज व्हाट? इट इज अ फिनोमिना ऑफ इंडक्शन ऑफ बैक ईएमएफ इन अ कॉइल ड्यू टू द रेट ऑफ, बिल्कुल सही, द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द सेम कॉइल। समझ आया बेटा? एकदम सिंपल। फिर इसी के अकॉर्डिंगली हम लोग डिफाइन कर सकते हैं यहां पर सेल्फ इंडक्टेंस को भी। अब भाई हमारी इक्वेशन क्या है? L इक्वल माइनस ई एंड डी आई बाय, ठीक है। अब जैसे पहले था, हमने दोनों में से किसी को भी वन नहीं लिया, किसी को भी यूनिटी नहीं लिया। अब क्या करना है? जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है इसको कितना करना है? यूनिटी करना है। सो देखो, अगर यहां ये डी आई बाई डी टी कितना हो जाता है? 1 एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है। सो इसकी वजह से जो L होगा वो किसके बराबर आ गया? माइनस ई। एंड माइनस ई कौन है? दिस इज द बैक ईएमएफ, ठीक है। सो सेल्फ इंडक्टेंस दैट दिस L इज बेसिकली व्हाट? इज द बैक ईएमएफ induced in the coil when current is changing at the rate of 1 ampere per second in the same coil। तो इस तरीके से हमारी किसकी डेफिनेशन बन जाएगी? सेल्फ इंडक्टेंस। ये दो चीजें क्लियर हुई? तो सिंपल, सेल्फ इंडक्शन जो है वो तो फिनोमिना हो गया। सेल्फ इंडक्टेंस जो है इट इज दैट बैक ईएमएफ, वो बैक ईएमएफ है, ठीक है, जो कि कब बनेगा? जब करंट चेंज हो रहा हो किस रेट से? 1 एम्पियर पर सेकंड। ये दोनों टर्म्स क्लियर हो गए। और इसी की हेल्प से आप लोग अपना आखिरी टर्म डिस्क्राइब कर देंगे बेटा यहां पर, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 हेनरी। और सीजीएस ध्यान रखना भाई, सीजीएस क्या रहेगी आपके पास? एफ हेनरी, ठीक। अब देखिएगा बेटा, ध्यान से समझिएगा इसको। भाई हम लोगों ने जो इक्वेशन लिखी सेल्फ इंडक्टेंस के लिए, तो वो इक्वेशन लिखी L इक्वल माइनस ई एंड डी आई बाय डी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? दोनों को यूनिटी लेते हैं। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हो जाए कितना? 1 एम्पियर पर सेकेंड, जिसकी वजह से बैक ईएमएफ इंड्यूस हो कितना? 1 वोल्ट का, ठीक है। सो अगर हमने इन्हें सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास क्या चीज बन के आएगी बेटा? यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा L इक्वल्स माइनस 1 वोल्ट divided by 1 ampere per second, and this will be termed as 1 Henry। अब इसे डिफाइन कैसे करोगे? वो स्टेटमेंट को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जब स्टेटमेंट मेंशन कर रहे हैं तो किस तरीके से कि भाई when current is changing at the rate of 1 ampere per second, due to which an EMF, और EMF भी कैसा? बैक EMF, ठीक है। So due to which an EMF of 1 volt get induced in the same coil, then the self inductance
of coil is said to be what? 1 हेनरी। तब हम कहेंगे कि उस कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो कितनी होगी? 1 हेनरी। तो सिंपल सी चीज, बेसिक फॉर्मूला, पहला पॉइंट, दोनों में से किसी को भी यूनिटी नहीं लोगे, सो दैट बिकम्स द कांसेप्ट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। सिर्फ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को 1 एम्पियर पर सेकंड लोगे, सो दैट बिकम्स द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। और अगर दोनों को यूनिटी कर दिया तो वो तुम्हारा कांसेप्ट बन गया उसकी ऐसा यूनिट का, दैट इज 1 हेनरी। हो जाएगा अच्छे से यहां तक? यस सर। आखिरी कंसेप्ट आता है सेल्फ इंडक्शन के लिए आपके पास, अगेन भी न्यूमेरिकल्स पर्पस पे काम आएगा बट आपको, दिस इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। कि अगर हम लोग हमारे एक सोलेनॉइड की बात करें तो भाई अगर आप ये यहां पर ध्यान से देखें अपने प्रीवियस कंसेप्ट्स के अंदर जहां हम लोगों ने सेल्फ इंडक्शन को सीखने की कोशिश की, तो ये क्या बना? सोलेनॉइड ही तो बना, और उस सोलेनॉइड में कौन इंड्यूस हो गया? ईएमएफ। दैट सेल्फ इंडक्शन हुआ। तो हमें पता करना है एक लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा, वो कैसे वर्कआउट करेगा। ठीक, तो प्रोसीजर को समझिएगा ध्यान से पूरा, प्रोसेस किस तरीके से काम करता है बेटा। यहां पर देखो, सबसे पहले आप लोगों ने इस तरीके से एक सोलेनॉइड कंसीडर किया, और यहां पर आप लोग क्या कनेक्ट करेंगे बेटा? एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एसी सोर्स। ठीक, अब ये एसी वोल्टेज यहां पर वेरिएबल करंट फ्लो कराएगी, और उस वेरिएबल करंट की वजह से हमारे पास इस अरेंजमेंट की अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनी, उस मैग्नेटिक फील्ड ने उसी कॉइल के एरिया को क्या करना शुरू कर दिया? क्रॉस करना शुरू करा। तो हमने देखा था कि भाई यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, तो यहाँ बना साउथ पोल और यहाँ बनाया हम लोगों ने नॉर्थ पोल। सो नॉर्थ से साउथ इस तरीके से प्रॉपर बना देंगे, ये चीज होगी। ठीक है, अब कंसीडर करते हैं हम लोग कि भाई से L इज रिप्रेजेंटिंग द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, फिर इसके बाद R रेडियस ऑफ ईच टर्न, एक सिंगल टर्न का रेडियस जो है वो R हो गया। कैपिटल N इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स। और ध्यान रखना कि जो N/L है इसी को हम क्या लेके चलेंगे? स्मॉल n, इस तरीके से। ठीक है, अब एक चीज सोचिए आप लोग, हमने सेल्फ इंडक्शन प्रोसेस में क्या कहा कि मैग्नेटिक फील्ड विल क्रॉस आउट द एरिया। सो अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू जनरल इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स था इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, एज इट इज मैग्नेटिक फ्लक्स को हम इन जनरल क्या लिखते हैं? इट इज मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। यही चीज तो होगी भाई। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लिखी, ये किसकी? दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द लॉन्ग सोलेनॉइड। ये किसकी मैग्नेटिक फील्ड? सोलेनॉइड की, जो कि कितनी होती है? N म्यू नॉट I बाय L। ये फॉर्मूला होता है सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड के लिए। और ये जो A है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग द टोटल एरिया। भाई हमने देखा सर्कुलर टर्म्स है, रेडियस ले रखा है R, एक का एरिया कितना? पाई आर स्क्वायर। सो टोटल क्या हो जाएगा? n/r²। तो इसका मतलब डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के हिसाब से कितना बना? n², दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, म्यू नॉट I बाय r² बाय L। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर। ये तो फ्लक्स का कंसेप्ट कह रहा है, ठीक, बट अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ सेल्फ इंडक्शन, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ सेल्फ इंडक्शन इन टर्म्स ऑफ करंट, जब करंट की टर्म्स में हमने देखा था, तो बेसिक इक्वेशन क्या थी हमारे पास?
कि मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू Li. लेट इट बी इक्वेशन नंबर सेकंड. अब देखिए जरा ध्यान से भाई, इस अरेंजमेंट का जो फ्लक्स है, डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स के हिसाब से ही है और सेल्फ इंडक्शन के हिसाब से ही है, तो है तो दोनों इसी के फ्लक्स ना, तो मैग्नीट्यूड क्या होनी चाहिए, सेम रहने चाहिए. सो हम लोगों ने क्या करा, दोनों को कंपेयर कर लिया. सो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमारे पास कितना है, Li इज इक्वल टू n स्क्वायर म्यू नॉट पाई r स्क्वायर i बाय l. दोनों साइड से i हटा सकते हैं हम लोग. सो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, L इक्वल्स n स्क्वायर म्यू नॉट पाई r स्क्वायर बाय. एक फॉर्मूला तो हमें यही ध्यान रखना है, ठीक है. फिर इसी फॉर्मूले को हम लोग चेंज करेंगे. देखो कैसे भाई, हमारे पास इक्वेशन जो बनी लिख लेते हैं, L इज इक्वल टू n स्क्वायर म्यू नॉट पाई r स्क्वायर बाय l. नाउ इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग दिस राइट हैंड साइड बाय लेंथ ऑफ द सॉलिनॉइड, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो आपके पास L कितना बना, दिस इज n स्क्वायर म्यू नॉट पाई r स्क्वायर बाय l इंटू l बाय, यही चीज आएगी हमारे पास. और ये भाई अभी हमने देखा था ना, दिस n बाय l, दिस इज स्मॉल n, तो ये n स्क्वायर बाय l स्क्वायर होगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, n स्क्वायर म्यू नॉट बाय r स्क्वायर. तो ये फॉर्मूला और जो अभी इधर वाला ये जो हमने लास्ट में बनाया था, ये दोनों फॉर्मूले आपके किसके लिए काम करेंगे बेटा, ऑफ अ लॉन्ग सॉलिनॉइड. ठीक है, फर्क कितना, दिस विल बी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स एंड दिस इज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. यहां तक हो जाएगा, अच्छे से कर सकते हैं प्रॉपर्ली. एंड फाइनली हमारे चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट आता है आपके पास बेटा यहां पर, दैट इज योर म्यूचुअल इंडक्शन. ध्यान से समझना. अच्छा पहले ये बताओ, सेल्फ इंडक्शन वाला पूरा क्लियर है? यस सर. अगर सेल्फ इंडक्शन क्लियर है ना, तो इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी. ठीक है, ध्यान से समझो कंसेप्ट कैसे काम करता है. देखो बेटा भाई, ये हम लोगों ने एक कॉइल कंसीडर करी यहां पर इस तरीके से, और इस कॉइल में हम लोगों ने एक एसी वोल्टेज, इनपुट एसी वोल्टेज हम लोगों ने ये कनेक्ट कर दिया. ठीक है, अब जब हम लोगों ने इनपुट एसी वोल्टेज दिया, तो यहां पर करंट फ्लो करना शुरू करेगा. भाई पढ़ाई में ध्यान लगाओ बेटा. अब इसी के नियर बाय हम लोगों ने एक दूसरी कॉइल रखी और इसमें कनेक्ट करा किसको, गैलेक्ट्रिक. तो ध्यान रखना है, जिस कॉइल में हम करंट फ्लो करा रहे हैं, दिस इज टर्म्ड एज द प्राइमरी कॉइल. ये कौन हो जाएगी हमारी, प्राइमरी कॉइल हो जाएगी. और जहां गैल्वेनोमीटर लगा है, मतलब इंडक्शन हम इसमें स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दिस विल बी द सेकेंडरी कॉइल. सेकेंडरी कॉइल, ये हमारी सेकेंडरी कॉइल रही. ठीक है, जब हम लोगों ने प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट फ्लो कराया, तो यहां हमारे पास प्राइमरी कॉइल की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड बननी शुरू होगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे सेकेंडरी कॉइल के एरिया को क्या करेगी, क्रॉस. तो अगर देखा जाए, सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ प्राइमरी and this is going to cross the area of, ये हमारा सेकेंडरी कॉइल का जो एरिया है वो पूरा का पूरा क्रॉस होते हुए चला जाएगा. ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ प्राइमरी क्रॉसिंग द एरिया ऑफ सेकेंडरी कॉइल.
एरिया ऑफ द सेकेंडरी कॉइल। भाई एक चीज सोचिए, प्राइमरी की मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी के एरिया को क्रॉस कर रही है, तो इसकी वजह से जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो भी कहां होगा? सेकेंडरी कॉइल में। और फैराडेज का सेकंड लॉ कहता है कि जहां रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है वहां कौन इंड्यूस होगा? ईएमएफ। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा वो भी कहां पर बनेगा? सेकेंडरी कॉइल में। सो दैट फिनोमिना is what? Mutual induction. That whenever EMF get induced in a coil, और वो भी किसकी वजह से? Because of rate of change of current in the neighboring coil. Clear हुआ? So ये एक बेसिक पॉइंट देखा हम लोगों ने। अब हम ये कह सकते हैं कि यहां जो फ्लक्स एसोसिएट करेगा वो डिपेंड करेगा कि प्राइमरी में करंट कितना। भाई करंट जितना ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा, मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज्यादा होगी तो यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी उतना ही ज्यादा और ईएमएफ भी उतना ज्यादा होगा। तो हम लोग अगेन यहाँ पर क्या मेंशन कर सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटली द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सेकेंडरी कॉइल इज वेरिंग प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द प्राइमरी कॉइल। ठीक है, और प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाएंगे तो फ्लक्स इन द सेकेंडरी विल बी इक्वल टू the mutual induction and current in primary। तो जो हमने ये कांस्टेंट लगाया बेटा, इसी को क्या नाम दिया गया? the coefficient of mutual induction। ठीक है, तो जो बेसिक इक्वेशन बनी वो क्या बन गई? M is equal to flux in secondary by current in primary। ठीक है, देखो सेल्फ इंडक्शन में क्या था? जिस कॉइल में करंट उसी कॉइल में चेंज इन फ्लक्स, उसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस। यहां प्राइमरी में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी और क्रॉस करेगी सेकेंडरी के एरिया को, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स सेकेंडरी में, तो ईएमएफ का इंडक्शन भी सेकेंडरी के अंदर है। तो यहां प्राइमरी सेकेंडरी को ध्यान रखना है हमें। ये कंसेप्ट समझ आया? बट अगेन द इक्वेशन इज नॉट इन टर्म्स ऑफ ईएमएफ। अभी वो ईएमएफ के टर्म्स में नहीं है, इसे हम चेंज करेंगे। सो देखो क्या पढ़ना है हम लोगों को। सो हम लोग रेडी करेंगे यहां पे बेटा इक्वेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इन टर्म्स ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ के इक्वेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगी और वो भी किसके टर्म्स में? इंड्यूस्ड ईएमएफ के टर्म्स में। ठीक है, ये देखिएगा, ध्यान से समझिएगा बेटा इसको। सो सबसे पहले वही दैट अकॉर्डिंग टू फैराडेज का सेकंड लॉ। सो फैराडेज का सेकंड लॉ क्या कहता है हम लोगों से? दैट ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाय dt। ये तो जनरल इक्वेशन है। अब हम इसे म्यूचुअल इंडक्शन के हिसाब से लिखते हैं, तो हम क्या लिख पाएंगे बेटा इसको कि ईएमएफ इन सेकेंडरी is equal to minus rate of change of flux in the secondary। इस तरीके से। बट हम लोग जानते हैं कि flux in secondary is MIP। इसे यहां रिप्लेस करते हैं, जैसे ही रिप्लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा? EMF in secondary is equal to minus D by dt, और ये हो गया M IP। और M क्या था? कांस्टेंट। सो यहां से हम लोगों ने लिखा EMF in secondary is minus of M and DIP by dt। भाई ये होगा ना, M बाहर आ जाएगा तो अंदर हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी। सो यहां से M का इक्वेशन क्या बना? So this M will be minus of EMF in secondary and divided by DIP by dt। So this is the equation of mutual induction in terms of the induced EMF। यहां तक के सारे टर्म्स हो जाएंगे अच्छे से? पक्का? आज यहां तक रखेंगे हम, ठीक है? क्योंकि